आज हम चलते हैं उस ऐतिहासिक सफर पर जिसने साम्राज्यों को बना दिया और सभ्यताओं को आमने सामने ला खड़ा किया। तो चलिए जरा 15वीं सदी के यूरोप में चलते हैं। जरा सोचिए, खाने में क्या है? बस बेस्वाद उबला हुआ गोश्त या फिर नमकीन मछली, रोज वही। अब इस फीकी सी दुनिया में स्वाद का बस एक ही मतलब था, एक जादू। और वो जादू मिलता था हिंदुस्तान के मसालों में। काली मिर्च की वो एक चुटकी, दालचीनी की वो महक, इलायची का वो स्वाद। ये सिर्फ मसाले नहीं थे, ये एक सपना था, एक बहुत दूर देश से आने वाला सपना। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। भारत तक आने का जो जमीनी रास्ता था, उस पर अरब व्यापारियों का पूरा कंट्रोल था। वो भारत से मसाले लाते थे कौड़ियों के दाम पर और यूरोप में बेचते थे सोने के भाव में। अब यूरोप के राजा वो इस मोनोपोली से तंग आ चुके थे। उन्हें अपना खुद का एक नया रास्ता चाहिए था। तो जब जमीन का रास्ता बंद हो तो क्या बचता है? सिर्फ एक ही ऑप्शन, और वो भी बहुत भयानक, समंदर। और सुनिए, ये कोई आज का समंदर नहीं था, ये वो अनजाना सागर था जिसके पार क्या है ये किसी को भी नहीं पता था। उस जमाने में समंदर का दूसरा नाम था डर, खौफ। नाविकों को लगता था कि दुनिया चपटी है और अगर ज्यादा दूर निकल गए तो बस दुनिया के किनारे से नीचे गिर जाएंगे। किस्से कहानियां थी बड़े बड़े समुद्री राक्षसों की। समंदर वो एक ऐसा कातिल था जो बिना बताए किसी को भी अपनी लहरों में खींच लेता था। अब इसी खौफ के माहौल में एक आदमी ने हिम्मत दिखाई। नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। वो निकल पड़ा और अफ्रीका के सबसे दक्षिणी कोने तक पहुंच भी गया। लेकिन बस तभी समंदर ने अपना असली रूप दिखाया। लहरें ऐसे जैसे पहाड़ हों और उनके जहाज खिलौनों की तरह उछल रहे थे। डियाज की हिम्मत टूट गई, उसने हार मान ली और उस जगह को एक नाम दिया, तूफानों का अंतरीप, और वो वापस लौट आया। इस घटना ने समंदर के डर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। डियाज की वापसी के ठीक 10 साल बाद पुर्तगाल के राजा ने इस नामुमकिन से मिशन के लिए एक नया आदमी चुना। एक ऐसा आदमी जिसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सा जुनून था, एक जिद्दी, एक बेरहम नाविक। नाम था वास्को डी गामा। तारीख थी 8 जुलाई 1497, लिस्बन का पोर्ट। लेकिन वहां कोई जश्न नहीं था, कोई खुशी नहीं। किनारे पर जो भीड़ खड़ी थी वो रो रही थी। क्यों? क्योंकि सबको पता था कि गामा और उसके साथियों को सफर पर नहीं बल्कि सीधे मौत के मुंह में भेजा जा रहा है। वो एक विदाई कम और किसी का आखिरी संस्कार ज्यादा लग रहा था। और लोगों का ये डर बिल्कुल सच निकला। सफर पर एक नहीं, तीन बड़ी मुसीबतें आईं। पहली, भयानक तूफान जो जहाज़ों को तोड़ने पर तुले थे। दूसरी, एक खामोश बीमारी, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होने वाली ये बीमारी बड़ी खतरनाक थी। मसूड़ों से खून, दांत गिरना, शरीर अंदर ही अंदर गलने लगता था। और आखिर में जब सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो गया तो बचे हुए नाविकों ने ही बगावत कर दी। पर वास्को डी गामा की जिद के सामने ये बगावत टिक नहीं पाई। उसने क्या किया जानते हैं? उसने जहाज पर दिशा बताने वाली जितने भी उपकरण थे सब उठाए और समंदर में फेंक दिए। और फिर अपने कांपते हुए क्रू पर चिल्लाया, अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, या तो हम भारत पहुंचेंगे या ये समंदर ही हमारी कब्र बनेगा। और फिर वो उसी जगह पहुंचे, तूफानों का अंतरीप, जहां से डियाज डरकर भाग गया था। कई दिनों तक मौत से जंग चली और फिर तूफान थम गया। उन्होंने मौत के उस दरवाजे को तोड़ दिया था। वो एक नए महासागर में थे और उसी दिन से उस जगह का नाम बदल गया। तूफानों का अंतरीप नहीं, अब वो था आशा का अंतरीप, यानी केप ऑफ गुड होप। अटलांटिक का खौफ, चलो वो तो पीछे रह गया, लेकिन अब वो थे हिंद महासागर की अनजान लहरों पर। खो चुके थे, भटक चुके थे। मंजिल पास तो थी, पर किधर, ये कौन बताएगा? उन्हें अब एक गाइड की सख्त जरूरत थी। और फिर वो सुबह आई, 20 मई 1498। सोचिए, महीनों से सिर्फ मौत और सड़न की बदबू, और फिर अचानक हवा में चंदन की, काली मिर्च की, मसालों की एक मीठी सी खुशबू फैल गई। बस यही इशारा था, वो पहुंच गए थे। सामने था भारत का मालाबार तट, कालीकट का किनारा। अब जरा सीन को इमेजिन कीजिए। एक तरफ कैलिकट के राजा ज़ैमुरिन सोने हीरों से लदे हुए अपने सिंहासन पर बैठे हैं,
और दूसरी तरफ महीनों से समंदर की मार झेल कर आया वास्को डी गामा। वो तोहफे में क्या देता है? कुछ ऊनी टोपियां, पीतल के बर्तन और शहद के जार। कहते हैं कि जामुरिन के दरबारी तो अपनी हंसी ही नहीं रोक पाए थे। गामा वो तो हैरान रह गया। वो सोचकर आया था कि वो किसी पिछड़े जंगली इलाके में जा रहा है, लेकिन ये क्या? कालीकट तो एक बसलिंग इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर था। उसे एक झटके में समझ आ गया कि वो जिस भारत को खोजने का घमंड पाले हुए था, वो तो पहले से ही दुनिया की एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है। खैर, राजा जैमुरिन ने मेहमान नवाजी की और गामा को व्यापार की इजाजत भी दे दी। लेकिन अब गामा की आंखों में ट्रेड की शराफत नहीं थी, बल्कि लालच की एक खतरनाक चमक थी। और बस यहीं से कहानी ने एक बहुत ही काला मोड़ लिया। जब गामा मसालों से भरे जहाज लेकर वापस पुर्तगाल पहुंचा, तो जो हुआ उसने पूरे यूरोप में आग लगा दी। सारे खर्चे निकालने के बाद उससे अपने माल पर पता है कितना मुनाफा हुआ? 6000%। सोचिए, ये सिर्फ प्रॉफिट नहीं था, ये एक खजाने की चाबी थी जो अब यूरोप के हाथ लग गई थी। इस खबर के फैलते ही मानो एक रेस शुरू हो गई, भारत पहुंचने की रेस। सबसे पहले पुर्तगाली आए, उन्होंने व्यापार भी किया और किले भी बनाए। उनके पीछे पीछे डच आए, वो कंट्रोल चाहते थे। फिर फ्रांसीसी आए, उन्होंने अपने ट्रेडिंग पोस्ट बनाए। और आखिर में एंट्री हुई इतिहास के सबसे शातिर खिलाड़ियों की, अंग्रेजों की। हर कोई इस नए समुद्री खजाने में से अपना हिस्सा नोचना चाहता था। और देखते ही देखते मसालों के लिए खोला गया ये रास्ता सिर्फ एक ट्रेड रूट नहीं रहा, ये यूरोप के लालच, उसकी क्रूरता और उसके साम्राज्यवाद के लिए भारत में आने का एक खुला हाईवे बन गया। इन यूरोपीय ताकतों की स्ट्रैटेजी बड़ी सीधी और क्रूर थी। क्या थी? पहला, डिवाइड एंड रूल, स्थानीय राजाओं को आपस में लड़वाओ। दूसरा, जो ट्रेडिंग पोस्ट बनाए थे उन्हें धीरे धीरे मिलिट्री किलों में बदल दो। तीसरा, समंदर के जरूरी रास्तों पर कब्जा कर लो। और चौथा, भारत की दौलत को लूटो और अपने देश की तिजोरियां भरते जाओ। और ये सब हमें कहानी के सबसे अहम सवाल पर ले आता है। आखिर ये जो कुछ भी हुआ, इसे क्या कहा जाए? एक डिस्कवरी, एक ट्रेड मिशन, या फिर एक हमले की शुरुआत? क्या भारत कोई गुमनाम टापू था जिसे किसी ने आके खोज लिया, या वो एक ऐसी महान सभ्यता थी जो सदियों से दुनिया के साथ ट्रेड कर रही थी, जो ज्ञान और संस्कृति का एक बड़ा सेंटर था? देखिए, 1498 में वास्को डी गामा ने भारत को नहीं खोजा था, उसने भारत तक पहुंचने का एक समुद्री रास्ता खोजा था। दुनिया ने असली भारत को, उसकी असली आत्मा को तो तब देखा जब 1947 में इस देश ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ फेंका। जब तिरंगा लहराया, तब दुनिया ने भारत की असली ताकत को पहचाना। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। मसालों की खुशबू से शुरू हुआ ये सफ़र हमें एक बात सिखाता है कि सोने की चिड़िया को कुछ वक्त के लिए पिंजरे में कैद तो किया जा सकता है, लेकिन उसकी आज़ाद उड़ान को हमेशा के लिए कोई नहीं रोक सकता।